हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी होम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल मेंस के लिए, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 वॉल्यूम 1 है। हर 10 सेट पे हम लोग वॉल्यूम चेंज करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे। बिल्कुल बेस्ड ऑन एग्जाम्स के पैटर्न पे होगा, जिसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा। जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ के साथ हमारे साथ बने रहेंगे, और वीडियो का अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो लोग अभी तक हमारे बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का बैच नहीं ज्वाइन किए एप्लीकेशंस पे, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया बिल्कुल एग्ज़ाम्स के पैटर्न के लिए, और एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो जल्दी से जाकर के आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर अच्छे प्रिपरेशन आप चाहते हैं तो। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, बिल्कुल भी सारे स्टडी मटेरियल आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो 399 है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रसिद्ध संगीतकार निखिल बनर्जी और विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। प्रसिद्ध निखिल बनर्जी और विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितार वादक थे। और कुछ इंपॉर्टेंट सितार वादक और साथ ही साथ जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनके साथ मैंने यहाँ पे मैच किया। जैसे संतूर वादक के रूप में पंडित शिव शर्मा, याद रखिएगा। सरोद के लिए अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सितार के लिए पंडित रविशंकर और बुधादित्य मुखर्जी, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। स्थानीय स्वशासन, कल मैंने आपको आर्टिकल 243 को अच्छे तरीके से याद कराया था। इसमें 243 से लेकर के 243O तक के जितने भी आर्टिकल आते हैं, इनके संबंध में जितने भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ मैंने आपको ट्रिकी बेस पे याद कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके जरूर देख ली, कल की वीडियो है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक, उसमें मैंने आपको बताया कि लॉर्ड रिपन को माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। इन्होंने वर्नाक्लोज प्रेस एक्ट को रद्द किया था, और नियमित समय से जनगणना स्टार्ट जो 1881 से हुआ, इन्हीं के समय में हुआ। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 इन्हीं के समय में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन पढ़िए, राइट आंसर गेस करते चलिए, और हो सके तो कमेंट भी करिए कि हाँ 3 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, इस तरह से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो मेला और बाजार कर, ऑप्शन बी होगा। दंत चिकित्सक जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरह का होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं किस लिए, क्योंकि ये आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय नर्तक पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से प्रतिपादक थे। कथक घराने के प्रतिपादक थे, तो देखिए कथक से संबंध रखते थे और इनका संबंध लखनऊ से था। लखनऊ घराने से, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संशोधन जब अधिनियमित हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियमित हुआ था वो 1992 के अंतर्गत, तो उस वक्त PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, जबकि नगर पालिकाओं से 74वां। भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, की नीति अपनाई गई है। यह मूलतः किस देश से प्रेरित है। यह मूलतः किस देश से प्रेरित है। तो सबसे पहले जो SEZ लगा था वो चीन के अंतर्गत लगा था, और इसी से प्रेरित होकर के भारत ने भी लगाया था। श्वेत रक्त कोशिकाओं का बताइए कि किस रूप में कार्य है। श्वेत रक्त कोशिकाओं जो होती है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पल्स जो होते हैं, सेल्स कह सकते हैं, इनका किस रूप में कार्य होता है। तो संक्रमण के खिलाफ एक बचाव के रूप में इनका कार्य होता है। तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। साइंस के भी कुछ क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिया ताकि सब कुछ एक साथ प्रैक्टिस होता चले। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न बन जाता है। सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। कब किया गया था, तो 1876 में, ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो आज अगर मॉर्निंग वाली वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में बताया था, तो उसमें सबसे पहला बताया गया था हड़प्पा का ही खोज किया है 1921 में सबसे पहले किसके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और ये किस नदी के किनारे बसता है, तो रावी नदी के किनारे ये बसता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख में। तो यहाँ पे मॉस्की अभिलेख जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, मॉस्की अभिलेख। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध 1757 23 जून 1757 को हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको रोजाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। उस फ्रांसीसी क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन लिखा है। ये किसने लिखा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओलिम्पे द गेजे। ओलिम्पे द गेजे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है कि एनी फ्रैंक द्वारा बताइए कि निम्नलिखित में से किस शीर्षक वाली आत्मकथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक 13 वर्षीय यहूदी लड़की के अनुभवों का वर्णन करती है। जितने भी वॉल्यूम आएंगे, जितने भी सेट आएंगे, आप उन सभी को प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो बिल्कुल एग्जाम्स के लेवल के होगा और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द डायरी ऑफ अ यंगर, ऑप्शन बी। भूभाग नहीं बल्कि व्यापार किसका आरंभिक नारा था। भूभाग नहीं बल्कि व्यापार, ये किसका आरंभिक नारा था। तो ये नारा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच जो अंतर है वो कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में अंतर, देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत में अंतर आपको बताने से पहले कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पुरुष साक्षरता दर पता होना चाहिए, महिला साक्षरता दर पता होना चाहिए। देखिए पुरुष साक्षरता दर भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार 82.14 और महिलाओं का 65.46। तो यहाँ पे अगर अब अंतर निकालोगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, पृथ्वी के बाहरी चट्टान भाग को किस नाम से जानते हैं। पृथ्वी के बाहरी चट्टानी भाग को हम किस नाम से जानते हैं। वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गला थोड़ा सा ख़राब है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पृथ्वी के बाहरी चट्टान को हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी स्थल मंडल। आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करिए, इधर उधर की बातों पर नहीं। किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। तो देहिंग पटकाई आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपने करंट में इसको बहुत बार पढ़ा था। असम बिल्कुल सही आंसर होगा, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य आपका असम के अंतर्गत है। कौन से संगठन ने संस्कृत साप्ताहिक नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र कार्यक्रम शुरू किया है। संस्कृत साप्ताहिक नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। वर्ष 1632 में अंग्रेजों ने कोरोमंडल तट पर घेराबंद कारखाना लगाने का अति महत्वपूर्ण फरमान किससे प्राप्त किया था। किससे ये प्राप्त किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोलकुंडा के सुल्तान से, गोलकुंडा के सुल्तान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गोलकुंडा के सुल्तान से। अगला है कि कार्टेज व्यवस्था भारत में किसने प्रारंभ किया था। कार्टेज जो व्यवस्था है वो भारत में किसने प्रारंभ किया था। इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पुर्तगाली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखिए कार्टेज व्यवस्था क्या था, मैंने लिख रखा है कि यूरोपीय शक्तियों को सुरक्षित जगहों के साथ भारतीय जहाज़ों से व्यापार करने वालों को रास्तों में लूट तथा जब्ती से बचने के अनुमति पत्र लेना होता था, उसी को कार्टेज व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई थी और वो था आपका 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी।
भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? जैसे कि प्रारूप समिति में हम जानते हैं कि अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष इसके भीमराव अंबेडकर थे और इसमें बाकी जो 6 सदस्यों में अगर बात करें तो अयंगर तो थे ही और साथ ही साथ अलादी कृष्ण स्वामी भी थे, लेकिन पटेल और नेहरू इसमें नहीं थे। तो सही आंसर केवल और केवल हम 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि वो 6 सदस्य कौन कौन से थे। तो देखिए, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मुस्मंद सादुतुल्ला, वी.एल. मित्र, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था। तत्पश्चात एन माधवराव इनके पद पर आए थे। डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णमाचारी ने पद संभाला था। तो इन सभी नामों को याद रखिए और इसमें एक 7वां नाम आपका भीमराव अंबेडकर जी का आता है, जो कि अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत में रेलवे नेटवर्क का वितरण पैटर्न को प्रभावित नहीं किया था? भारत में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को प्रभावित नहीं किया था। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें कि प्रभावित किसने किया, तो आर्थिक, प्रशासनिक और भौगोलिक क्षेत्र ने प्रभावित किया, लेकिन भाषाई ने नहीं किया। तो यहाँ पे हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर राज्य को नागालैंड से अलग करने वाली श्रृंखला को हम लोग जानते हैं बैरल पहाड़ी श्रृंखला। बैरल पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में फुलाइच उत्सव मनाया जाता है? फुलाइच उत्सव मनाया जाता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी हिमाचल प्रदेश सही होगा। फुलाइच उत्सव हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जोजिला दर्रा निम्न में से किनको किनको जोड़ता है? अभी हाल ही मैंने आपको दर्रा से संबंधित क्वेश्चंस कराया था। जोजिला दर्रा पड़ता कहाँ पे? तो जोजिला आपका ये पड़ता है लद्दाख के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, लद्दाख के अंतर्गत। पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता, अब ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। किनको किनको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो तट रेखा से जो अगर हम बात करें, तट रेखा से लगने वाला राज्य कुछ इस तरह से बात की जा रही है। तो ये जो सभी राज्य होंगे, इनमें मिलाकर के टोटल आपके 9 राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं, ऑप्शन डी होगा। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है, अधिक पड़ा था? ऑप्शन ए होगा, आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ऑप्शन ए। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो था वो कौन था? भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली, पहला पुर्तगाली तो हम जानते ही हैं, वास्को डी गामा। रासीपातन, रासीपातन जो डंपिंग कहते हैं, रासीपातन तभी संभव है, रासीपातन तभी संभव है जब विश्व बाजार मांग में लोच अधिक तथा आंतरिक बाजार में मांग लोच कम होता है, तब हम कहते हैं कि ये आपका राशिपतन होता है, राशिपातन। ठीक है, राशिपातन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ स्थानीय पवन है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश है, जैसे किर्गिज मध्य एशिया सही आंसर है। और यहाँ पे मसाई जो है वो पश्चिमी अफ्रीका जो दे रहा है वो गलत है, पश्चिमी अफ्रीका नहीं पूर्वी अफ्रीका होगा। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका तंजानिया में आप देखने को मिलता है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका हो गया। एक्सिमो ग्रीनलैंड के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल सही है। बर्फ वाले जो इलाके हैं ग्रीनलैंड, ये सब बिल्कुल सही। अगला है कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान उपयोग की जाने के लिए शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? आपातकालीन स्थितियों के दौरान उपयोग की जाने के लिए ये स्टोर रहता है, तो हमारे शरीर में इस ऊर्जा को किस रूप में जानते हैं? स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ल्यूकोसाइट्स का जीवन काल क्या होता है? देखिए, एक होता है एरिथ्रोसाइट, एक होता है ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो होता है उसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जिसका जीवन काल जनरली हम जानते हैं 20 से 20 दिन होता है, सॉरी 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन। और जो WBC होता है इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स आपका जनरली 0 से 5 दिन के आसपास रखते हैं, 2 से 4 दिन देखा ही मिलता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 से 5 दिन। सेलुलोज प्राप्त किया जा सकता है, सेलुलोज प्राप्त किया जा सकता है किससे? तो ध्यान दीजिए, सेलुलोज प्राप्त किया जा सकता है लकड़ी, लुगदी और कपास से। लकड़ी की लुगदी और कपास से, ऑप्शन ए सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसने DNA का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था?
डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण जिसने किया था वो व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम हम यहाँ पे रखेंगे आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग ऑप्शन ए। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? स्थायी बंदोबस्त अपनाया गया, रैयतवाड़ी भी, महलवाड़ी भी, लेकिन 10 साल जो बंदोबस्त है ये अकबर के समय में लगा था, तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। ब्रिटिश काल में नहीं, अकबर के समय लगा था। अगला प्रश्न, किस सेलुलोजी जो भित्ति है, सेलुलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये पौधों के भागों में पाई जाएगी, ऑप्शन डी, पौधों के भागों में पाई जाएंगे। अगला है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए करते हैं? ये करते हैं भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए की जाती है इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल। परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह नियम किसका है? यह जो नियम है वो किसका है? तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ऑप्शन बी। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला मूल कण कौन सा है? परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला मूल कण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्रण करता रहता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर 6 है और इसका परमाणु भार 12 है, तो कार्बन में नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? कितने प्रोटॉन होंगे? तो देखिए प्रोटॉन की जो संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे हम 6 कहेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन कहता है तो परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देते तब भी 6 निकलता। फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार, अभी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनसे संबंध में सटने वाले भारतीय राज्यों के बारे में। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा है तो यार देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो म्यांमार से लगने वाली जो भारतीय राज्य की हमने ट्रिक लगाया था, अरुणा मम्मी लगाया था, अरुणा मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी से मिजोरम मणिपुर होगा और अरुणा में ना आ रहा है नागालैंड, लेकिन मेघालय इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए डी होगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड 4 राज्य ही म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। खैबर दर्रे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रे से भारत नहीं होता है यार, माफ़ी चाहूँगा। खैबर दर्रे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़ते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़ते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक में मानव जातीय समुदाय केरन, कचिन और चीन निवास करता है? मानव जातीय समुदाय केरन, कचिन और चीन निवास करते हैं, बताइए कहाँ पर? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपने, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? किसी को पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कई बार। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किसने का है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो उज्बेकिस्तान, ताशकंद राजधानी सही है, सेशेल्स राजधानी विक्टोरिया सही है, सियरा लियोन, फ्रीटाउन ये भी सही है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही मिलान किया गया। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कृष्णदेवराय, जो कि तुलु वंश के एक महान शासक के रूप में इनको जाना जाता है और आंध्र भोज के नाम से, आंध्र पितामह के नाम से इनको जाना गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इनको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शासक भी बताया, शक्तिशाली शासक बताया। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। जापानी इंसेफेलाइटिस किसके कारक होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है, इंसेफेलाइटिस, ये किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन बी, विषाणु के कारण, ऑप्शन बी होगा। अच्छा, मलेरिया किसके कारण होता है? आप लोग बताइए, मलेरिया और डेंगू दोनों बताइएगा किसके किसके कारण होता है। डीएनए का कौन सा वर्ग एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? डीएनए का कौन सा वर्ग एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जीन, ठीक है। जीन जो शब्द है वो जोहानसन ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 50 MCQ डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया होगा। जिनका भी स्कोर 42+ है उनका जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छा है, और अगर आप इससे थोड़ा सा कम भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना। जिनका भी मतलब जो भी अभी पेपर देने हैं, मेंस देना है, तो जब तक मेंस नहीं होता तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करिए।
और जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको स्टडी वाली वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको फॉलो करते रहिए। वीडियो में अगर कुछ भी शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।